स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयारियों में जुट गई है। पार्टी से बागी हुए नेताओं की घर वापसी की चर्चाएं जोरों पर है। इस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऐसे सभी बड़े नेताओं के नामों पर विस्तृत समीक्षा होगी। पार्टी की स्थानीय इकाई से फीडबैक लेंगे। अजमेर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समिति एक एक नाम की समीक्षा करेगी और गुण दोष के आधार पर रिपोर्ट बनाकर प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगी। अर्जुन राम मेघवाल को हाल ही में ऐसे नेताओं की वापसी के लिए बनाई गई समिति का संयोजक बनाया गया है। जनता पार्टी में वापस आना चाहते हैं या किसी और दल में थे वो आना चाहते हैं या हमारी पार्टी में थे कहीं चले गए फिर आना चाहते हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई ने एक समिति बनाई है। ये समिति पहले प्लस माइनस जो भी है उस व्यक्ति के पार्टी में आने से क्या फायदा होगा, लोकल यूनिट क्या बोलती है, कार्यकर्ताओं में कितना पॉजिटिव संदेश जाएगा, इन सारे विषयों की चर्चा करके फिर हम प्रदेश कार्यालय में जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनके सामने विषय रखेंगे, फिर निर्णय होगा। प्रतापगढ़ में बीजेपी नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने जन आक्रोश रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुड़े। नगर परिषद परिसर से शुरू हुई आक्रोश रैली में बीजेपी नेताओं ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार और स्थानीय विधायक रामलाल मीणा के खिलाफ नारेबाजी की। रैली के बाद शहर के गांधी चौराहे पर एक जनसभा का आयोजन हुआ। यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की। कहा, जहां जहां राहुल गांधी के पैर पड़े हैं वहां वहां कांग्रेस की सरकार नहीं आई है। कोटा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अलवर से लाए गए लगभग 250 किलो मिल्क केक और डोडा बर्फी को सीज किया। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जांच दल ने मावा मंडी का निरीक्षण किया। अलवर से लाए गए 66 डिब्बे मिल्क केक और 32 डिब्बे डोडा बर्फी को सीज कर दोनों के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लिए गए। राजधानी जयपुर में स्थित भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के 25 साल पूरा होने पर सिल्वर जुबली का आयोजन किया गया। जवाहर सर्कल स्थित ईपी में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की। बीएमसीएचआरसी के ट्रस्टीज के अलावा सीएम गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत भी मौजूद रही। कार्यक्रम में कैंसर केयर में सहयोग देने वाली महिलाओं को उपराष्ट्रपति ने सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में सीएम गहलोत की पुत्रवधू हिमांशी गहलोत भी शामिल रही। That our visionary Prime Minister, when he came to power in 2014, he took note of one fact, that the poor and people who do not have economic means, if they suffer from some ailment, then their life is ruined for generations. The education of the children is compromised, their normal family needs are left wanting. कोटा में 13 साल की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। 65,000 का जुर्माना लगाया। दोषी दिनेश एमपी के गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के बिरोली गांव का रहने वाला है, जो 22 अप्रैल 2019 को नाबालिग को बहला फुसलाकर एमपी ले गया। अपने भाई के ससुराल में 3-4 दिन रखने के बाद 12 ले आया, जहां करीब 15 दिन दुष्कर्म किया। कोटा में कोचिंग छात्रों में हेपेटाइटिस ए बीमारी फैलने के मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिंता जताई। लोकसभा अध्यक्ष ने सोमवार को मामले में वर्चुअली उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली से आईएलबीएस के विशेषज्ञ चिकित्सक भी जुड़ेंगे। स्पीकर बिरला की पहल पर लीवर रोग मामलों में विश्व प्रतिष्ठित संस्था आईएलबीएस के विशेषज्ञ चिकित्सक अब मामले को देखेंगे। बैठक में छात्रों के उपचार से लेकर सभी आवश्यक कदमों पर चर्चा होगी।
बता दें, कोटा के कोचिंग इलाके में अब तक करीब 1 दर्जन छात्रों में हेपेटाइटिस ए की पुष्टि हुई है, जबकि एक संदिग्ध हेपेटाइटिस पीड़ित छात्र की मौत हो गई। जो आंकड़े आए हैं उसमें 11 को हेपेटाइटिस ए और 1 को हेपेटाइटिस ई डायग्नोस हुआ है, क्योंकि हमने वहाँ पर जो लोगों ने ब्लड सैंपल लिए थे उसके आधार पर 18 ब्लड सैंपल लिए थे, उसमें डायग्नोस हुए। हमारी तरफ से जो एक्टिविटी हुई है वो डे फर्स्ट से ही हमने शुरू कर दी थी, 8 तारीख से ही। उसमें हमने वहाँ पर जाकर जब पता किया हमारी टीम ने, तो पानी जो था वो इन्फेक्टेड सप्लाई हो रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की देवदर्शन यात्रा का झुंझुनू के उदयपुर वाटी में शाकंभरी मैया की पूजा के साथ समापन हुआ। पंडित केदार शर्मा के सानिध्य में पंडितों ने पूजा अर्चना करवाई। इससे पहले झुंझुनू सीमा से लेकर शाकंभरी तक कई जगहों पर हजारों की संख्या में पूर्व सीएम का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर वसुंधरा राजे ने कहा कि उन्होंने संकल्प लिया था कि 2 साल कोरोना के कारण देवी देवताओं के दर्शन नहीं कर पाई, इसलिए दिवाली से पहले 9 देवियों के दर्शन करने हैं, जो शाकंभरी मैया के दर्शन के साथ संकल्प पूरा हो गया। उसकी वजह से जो नॉर्मली होती हैं बातें वो हम लोग नहीं कर सके। सब लोग अपने अपने जहां थे वो सब बंद हो गए। अब मैं हर साल धीरे धीरे करके मेरे सब ये देवी दर्शन, देवताओं के दर्शन कर लेती थी। एक मिनट, क्योंकि ये 2 साल मेरे बिल्कुल ही निकल गए हैं, इसलिए कई ऐसे छूट गए हैं, कई दोबारा भी हो गए हैं, तो इनको कंप्लीट करना है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से राजस्थान स्टेट नीट पीजी काउंसलिंग के लिए जारी की गई तारीख ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स के सामने गहरा संकट खड़ा कर दिया। राजस्थान में नीट पीजी काउंसलिंग के दूसरे चरण की तिथि 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। पीजी काउंसलिंग की तैयारियों में जुटे छात्रों का कहना है कि ऑल इंडिया पीजी काउंसलिंग के दूसरे चरण का परिणाम भी 19 अक्टूबर को आएगा और 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक नीट पीजी काउंसलिंग छात्रों को ज्वाइनिंग के आदेश जारी किए गए। छात्रों ने कहा कि स्टेट नीट काउंसलिंग और ऑल इंडिया नीट काउंसलिंग की तिथियां ओवरलैप होने के कारण हजारों स्टूडेंट्स के सामने काउंसलिंग से वंचित रहने की समस्या गहरा गई है। की जो डेट्स है वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग की डेट्स के पैरेलल दी गई है। इससे नुकसान ये है कि जिस कैंडिडेट को ऑल इंडिया से कोई रैंक उसको आवंटित होती है तो उसको फिजिकली कॉलेज में जाना पड़ेगा। सेम उसी टाइम पे वो कैंडिडेट राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग जो ऑफलाइन हो रही है उसमें वो फिजिकली अटेंड नहीं कर सकता है। ये काउंसलिंग ओवरलैप हो रही है और हमारी मांगे ये है भाई, जो ये ओवरलैप हो रही है इसमें एक तो नीट पीजी की जो सेंटर की जो काउंसलिंग है उसकी जो सेकंड काउंसलिंग पूरी होने के बाद में स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट करी जाए। उसके जो भी सीट मैट्रिक्स है और काउंसलिंग की जो स्टार्ट डेट है वो सारी सेकंड राउंड की सेंट्रल काउंसलिंग के बाद में स्टेट का स्टार्ट किया जाए। पाकिस्तान से भारत धार्मिक वीजा पर आए हिंदू विस्थापितों का जत्था जोधपुर पहुंचा, जो अब पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में बाढ़ के बाद अपना सब कुछ गंवा चुके ये परिवार अब जोधपुर में अपनी शरण स्थली बनाए हुए हैं। इसे लेकर अब एजेंसीज सतर्क हैं। पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर हिंदू विस्थापित परिवारों का भारत आने का सिलसिला कोई नई बात नहीं है। लगातार इस मामले में देखने सुनने को मिलता रहता है, लेकिन इस बार बाढ़ से परेशान होकर हिंदू परिवार जोधपुर पहुंचे हैं। विगत 12 तारीख से लेकर के बीती रात तक तकरीबन 100 से अधिक हिंदू परिवार यहां जोधपुर में डेरा डाले हैं, इस आस के साथ कि अब जोधपुर ही उनका घर रहने वाला है। पाकिस्तान में हिंदू परिवारों के साथ हो रही प्रताड़ना किसी से छिपी नहीं है। पहले भी कई हिंदू परिवारों के साथ बर्बरता के मामले सामने आते रहे हैं। इस बार पाकिस्तान में बाढ़ से प्रभावित होकर हिंदू परिवारों ने पलायन किया है। कई हिंदू परिवार जोधपुर पहुंचे हैं। पहले 12 तारीख, उसके बाद बीती रात को पाक हिंदू परिवारों के जत्थे जोधपुर पहुंचे हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ जोधपुर में झांवर रोड स्थित पाक विस्थापित बस्तियों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ ठहरे हैं। बात करते हैं ऐसे ही परिवारों से जुड़े लोगों से जो कि क्या मानते हैं। आप ये पासपोर्ट लेकर के यहाँ पहुंचे हैं, क्या मांग है आपकी? आप कहाँ से आए हैं? अमृतसर जिले से।
मीरपुर जिले से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। सिंध जिले से आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम इधर रहेंगे, इतनी मजदूरी करेंगे। क्या स्थिति है वहाँ? सर उधर कुछ भी नहीं है। हमारे ये बोर्ड की आए वजह से बहुत ज़्यादा थी, हमारे जो भी टपड़ वपड़ थे वो सारे चले गए पानी में, उधर कुछ भी नहीं था। इस वजह से इधर आए। इधर उम्मीद है भारत से हमारी हेल्प भी करेंगे और हम जोधपुर में रहेंगे, जोधपुर से नहीं जाएंगे, इधर मजदूरी करेंगे, हमारी हेल्प चाहिए। भारत माता के साथ ही रहेंगे। आपका क्या नाम है और वहाँ पाकिस्तान में क्या स्थिति देखते हैं जो आप यहाँ जोधपुर में? सर उधर बाढ़ आ गई थी, सारे हमारे जो फसलें थी वो रुड़ गई पानी में, उधर का कुछ भी नहीं रहा। हमारे पहनने वाले कपड़े थे वो बह गए। अभी इधर आए हैं भारत में, इधर सरकार से मांगेंगे मदद, जो भी हमारी मदद करेगा इधर ही रहेंगे, इधर ही। नक्ताराम जी भी हमारे साथ में है, पाक विस्थापित है, लंबे समय से यहाँ जोधपुर में है। इन्हीं के कुटुंब के जो लोग हैं वो यहाँ बीती रात जत्थे के रूप में यहाँ पहुंचे हैं। क्या स्थिति देखते हैं आप? उधर सर जी ये जो उधर बारिश थी ज्यादा, इसकी वजह से पहले मैंने बोला आ जाओ, उधर बारिश से इसके पास कुछ नहीं बचा, मैंने बोला इधर आ जाओ, इधर भारत माता में आपको मिल जाएंगे, आगे मदद करेंगे, आ जाओ। क्या कुछ व्यवस्था देखते हैं, क्या आप मानते हैं जोधपुर को लेकर के, क्योंकि कई सारी तकनीकी अड़चने आती है? सर जैसा कि कोरोना काल और उसके बाद जो हालात जो बने हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में, बॉर्डर सील हो गए थे और इसको लंबे समय को लेकर यानी काफ़ी लोग मायूस भी होकर कुछ वापस भी चले गए थे। तो उनका विशेष कारण यही है कि डिवाइडेड परिवार हैं, लोगों की वीज़ाएं लगी नहीं इतने लंबे समय तक, और अभी जो है एक उम्मीद की किरण जगी है। मैं आभार व्यक्त करता हूं भारत सरकार का, गृह मंत्रालय का, जिन्होंने अभी जो है हमारे जो लोगों की जो वीज़ाएं लगी हैं जत्थे के रूप में सही, तो लोगों के आने की उम्मीद एक बार फिर बढ़ गई है। तो कुछ ऐसे परिवार है, डिवाइडेड परिवार, जैसे नक्ताराम जी है तो इसके 4 भाई भी आ गए हैं। तो अभी जो स्थिति है सर पाकिस्तान और सिंध की स्पेशली, जो उसमें 70% से भी ज़्यादा हमारे जो SC/ST के लोग हैं वो जो है प्रताड़ित हुए हैं, परेशान हुए हैं, बिल्कुल रोडों पे आ गए हैं। वहाँ पर जागीरदारी निज़ाम है, कच्चे पक्के मकान बना कर ही रहना पड़ता है जमींदारों के ज़मीनों में काम करने के लिए। धार्मिक उत्पीड़न के लिए कुख्यात पाकिस्तान में बाढ़ ने कहर ढाया है। उत्पीड़न से पीड़ित हिंदुओं पर बाढ़ के असर ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। उनके रोजगार के लाले पड़े हुए हैं। परेशानियों के बीच में जिंदगी को ढूंढते, रोजगार की आस में और सुकून तलाशते पाकिस्तान के हिंदू जोधपुर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि वो वापस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। दीपावली पर इस बार जयपुर की आकर्षक सजावट होगी। जयपुर के गेट और सर्किल पर लोक कलाकार शहनाई वादन करेंगे। ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक मेयर शीला धबाई की अध्यक्षता में व्यापार मंडलों के साथ हुई बैठक में कई निर्णय हुए। बैठक के दौरान व्यापारियों ने त्योहारी सीजन में 7 दिन तक लाइट और होर्डिंग पर छूट देने पर मेयर का आभार जताया। वहीं व्यापारियों ने राजधानी में गंदगी, अतिक्रमण और समय पर साफ सफाई नहीं होने को लेकर नाराजगी भी जताई। बैठक के दौरान मेयर ने व्यापारियों से आह्वान किया कि दीपोत्सव पर इस बार जयपुर शहर की सजावट और लाइटिंग में आजादी के 75वां अमृत महोत्सव की झलक दिखेगी। मुख्यमंत्री जी ने BC करके कहा था कि 2 साल कोरोना की वजह से लोग घरों से नहीं निकले थे, बहुत कोरोना का दंश झेला था, तो इस बार कुछ ऐसा किया जाए जयपुर में कि वैसे तो राजस्थान की बात की थी उन्होंने कि जयपुर में नगर निगम कुछ ऐसा करे जो और बार से हट का हो। तो जो इनकी समस्या थी वो तो हमने सॉल्व कर दी। उनकी मांग थी कि सुलभ शौचालय थोड़े से कम संख्या में, हमने कह दिया वो भी पूरी हो जाएंगी। आपके सफाई व्यवस्था में सुधार की बात थी, लाइट की बात थी, वो सारा हमने कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये चाहा है कि दिवाली कोविड के बाद से 2-1 सालों से बड़ी फीकी रही थी, उसको बहुत भव्य तरीके से मनाया जाए। तो इसमें हम ऐड भी कर रहे हैं, कुछ शहनाई वादन वगैरह कुछ प्रमुख स्थानों पर हमारी निगम की तरफ से करवाएंगे और व्यापारी बंधुओं से भी आह्वान किया है कि वो लाइटिंग वगैरह में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। इनको हमसे जो सहयोग चाहिए, बाकी जो हमारी रेगुलर सफाई वगैरह की एक्टिविटी को और बढ़ाएंगे। व्यापारी और नगर निगम में निश्चित तौर पर अपनी समस्याओं को लेकर हमेशा अवगत कराते हैं। इस बार दिवाली का टाइम है और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सरकार जनता के बीच में जाए, व्यापारियों के बीच में जाए। इसी को लेकर जयपुर व्यापार मंडल के अधीन एक मीटिंग रखी गई है आज ग्रेटर में। महापौर साहब और CO साहब ने जो हमारी समस्या थी पूरे बाज़ारों की, स्पष्टता से उनको सुना है और ये भी आश्वासन दिया है कि जो 10 समस्या है वो 10 में से 10
का निवारणकरण करेंगे। हम 3 महीने में हर बार मीटिंग लेंगे। पाली जिले के तखतगढ़ थाना क्षेत्र के पिचावा गांव में 24 जनवरी को 10 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या का दोषी मानते हुए पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई। उसने रेप के बाद बच्ची की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया था। 22 वर्षीय नरपत सिंह को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुराचार के गुनहगार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 49,000 का अर्थदंड लगाया। मामला नसीराबाद सदर थाने में 23 फरवरी 2021 को दर्ज हुआ था। पीड़ित के भाई ने रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू की। आरोपी ब्यावर सदर थाना निवासी सुरेश नाबालिग को जबरन अपनी बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया। परिचित के यहां ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़ित को 7 दिन के बाद आरोपी के घर से दस्तयाब किया था। उसके भाई ने नसीराबाद सदर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करी थी। मुकदमा दर्ज होने के 7 दिन बाद इस नाबालिग बालिका को पुलिस दस्तयाब करके लेके आई। तो पुलिस के समक्ष पीड़िता के जो बयान हुए हैं और माननीय जज साहब के सामने जो 164 के उसके बयान कराए, तो उसने बताया कि अभियुक्त जब वो चारा लेने के लिए उसके खेत पर गई थी, वहां से उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी पर बैठाकर मांगलियावास ले गया। फिर वहां से दरगाह ले गया। दरगाह में उसको माला डलवाई और उसके बाद उसकी बुआ के घर सोडपुरा ले गया और सोडपुरा में ले जाकर उसने उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया। रुकते हैं ब्रेक के लिए। संसद की गरिमा को दी नई ऊंचाई, स्पीकर के रूप में नई पहचान बनाई। 2019 में बना डाला नया रिकॉर्ड। सदन में बेहतर प्रबंधन की क्षमता दिखाई। कोविड काल में बने सेवा की मिसाल। व्यक्ति विशेष रविवार रात 8 बजे। राजस्थान में न्यूज 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 राजस्थान पर भरोसा। न्यूज 18 राजस्थान बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। त्योहारी सीजन में मिलावट को पकड़ने के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब तक की कार्रवाई से इतना साफ हुआ है कि प्रदेश में मिलावटखोर धड़ल्ले से सामान बाजार में उतार चुके हैं। कोटा के राजीव गांधी इलाके में कोचिंग छात्र के सुसाइड का मामला सामने आया। 9 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगाकर कोचिंग छात्र ने सुसाइड कर लिया। इसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। चूरू में एक स्कूल वैन के ड्राइवर के शराब के नशे में होने की वजह से बड़ा सड़क हादसा हुआ। 12 से अधिक बच्चों को चोटें आई हैं। 5 की हालत गंभीर है। पाली जवाई बांध जल बंटवारे से नाराज किसान प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच रात 2:30 बजे आखिरकार सुलह हो गई। अलवर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ता पूरी रात उसे गाड़ी में घुमाते रहे। सोने की चेन, मोबाइल समेत अन्य कागजात लूटे, पीट कर फेंक कर फरार हो गए। कोटा ग्रामीण के सुकेत थाना इलाके में 14 वर्षीय स्कूली छात्रा को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया। छात्रा के परिचित युवक ने वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर के बिजासना में खदान ढहने के मामले में मौके पर अभी चारों ओर मलबा भरा पड़ा है। इलाके में रास्ता पूरी तरह से रुका हुआ है। पिछले कुछ दिनों से हुई भारी बरसात के चलते खदानों में पानी भर चुका है। जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी ने भारत पाक सीमा के 5 किलोमीटर क्षेत्र में रात में घूमने पर 2 महीनों के लिए प्रतिबंध लगाया है। तस्करी, घुसपैठियों की गतिविधियों को देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया। जोधपुर के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाड़ में कार्यरत डॉक्टर विष्णु प्रसाद अग्रवाल का ट्रांसफर हो जाने के कारण स्थानीय लोगों में रोष है। लोगों का कहना है कि यहां चिकित्सा सुविधाओं की कमी हो जाएगी। अजमेर में दीपावली की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। जिला एसपी ने टीम के साथ दरगाह बाजार, कोतवाली और क्लॉक टावर थाना इलाके के बाजारों में पैदल गश्त किया। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा दौसा पहुंचे। यहां उन्होंने जन सुनवाई की।
लंबे अंतराल के बाद पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान दर्शन के लिए चलाई जाने वाली शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स चित्तौड़गढ़ पहुंची। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहे। सीकर में पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के नेतृत्व में पुलिस ने पिपराली रोड इलाके में चल रहे रेस्टोरेंट कैफे पर दबिश दी। कैफे संचालक कैफे बंद कर फरार हो गया। बीकानेर सीएमएचओ के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम फड़ बाजार पहुंची। अंबिका एंड कंपनी नाम की दुकान से सैंपल्स लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर छात्र छात्राओं ने स्कूल में तालाबंदी की। देखिए, दो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपके बाएं तरफ बाड़मेर से है। यहां शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों में आक्रोश दिखा। और दूसरी तस्वीर आपके दाएं तरफ टोंक में शिक्षकों की लेट लतीफी को लेकर छात्रों की नारेबाजी की। जयपुर विकास प्राधिकरण आगरा रोड रिंग रोड पर न्यू हेरिटेज सिटी बसाने जा रहा है। न्यू हेरिटेज सिटी को लेकर आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पट्टा फॉर्मेट, एप्लीकेशन फॉर्म और फाइल कवर का विमोचन किया। इस दौरान यूडीएच सलाहकार जीएस संधू, जेडीसी रवि जैन, सचिव उज्जवल राठौड़ समेत जेडीए के आला अधिकारी मौजूद रहे। आगरा रोड पर विकसित की जा रही इस योजना में 60% हिस्सा पब्लिक यूज के लिए और 40% हिस्सा पार्किंग, सड़क, पार्क के लिए रिजर्व किया गया है। खास बात यह है कि योजना में 120 फीट चौड़ी सड़कें विकसित की जाएगी। तो किसी तरीके से जो है ये जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा न्यू हेरिटेज सिटी जो आगरा रोड पर बनेगी, विशेष तौर पर तैयार की गई योजना है। इस योजना में परकोटे के नगर की तर्ज पर न्यू हेरिटेज सिटी का बनाने का तय किया गया है। खबर कोटा से। राजीव गांधी इलाके में कोचिंग छात्र के सुसाइड का मामला सामने आया। 9 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगाकर छात्र ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने की दिल दहला देने वाली तस्वीरें वहां लगे कैमरे में कैद हुई। मृतक छात्र कोलकाता का रहने वाला था। पढ़ाई के तनाव के चलते मौत को गले लगाने की बात सामने आई है। इधर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कहते हैं किसी शख्स और उसकी शख्सियत की पहचान उसकी संगत से होती है। मिसाइल मैन को दुनिया जानती है, लेकिन ये कम लोग ही जानते होंगे कि पीएम मोदी उन्हें दिलो जान से चाहते थे। पीएम नरेंद्र मोदी से एपीजे अब्दुल कलाम के साथ जुड़ी उन्हीं यादों को कलाम साहब के पोते शेख सलीम ने उनकी जयंती के मौके पर दुनिया के साथ साझा किया। शेख सलीम ने बताया कि दोस्ती का ये सिलसिला तब और भी गहरा हो गया जब गुजरात के रास्ते मोदी जी बतौर पीएम दिल्ली पहुंचे। तब कलाम साहब को विशेष तौर पर आमंत्रण भेजकर दिल्ली बुलाया। आगे शेख सलीम कहते हैं कि 27 जुलाई 2015 को जब कलाम साहब का निधन हुआ तो भी प्रधानमंत्री मोदी परिवार के साथ पहाड़ बनकर खड़े नजर आए। इस मुश्किल घड़ी में परिवार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तब पीएमओ से आए एक कॉल ने इनकी तमाम मुश्किलों को पल में हल कर दिया। One day, Dr. Kalam called me, said, my great friend is coming from Gujarat. So I thought one of his friends is coming to meet him. But suddenly there are so many vehicles coming from outside. That time the Chief Minister of Gujarat, Narendra Modi, was coming to meet Dr. Kalam. So he stopped all the vehicle outside the house and walked inside the house to meet Dr. Kalam. It was a great movement. So meeting one of the greatest chief ministers in the country, 2009. Dr. Kalam always thankful to the Prime Minister Narendra Modi ji, because when he became a Prime Minister of India, he immediately called Dr. Kalam for the blessings from to get. So Dr. Kalam advised him for the developmental work what he has to take for this country, because he set a target of 2020 as a developed nation. So Prime Minister Narendra Modi ji is promised Dr. Kalam for carrying all his vision for the great nation in the largest democracy in the world.
Suddenly, the 2015, when Dr. Kalam passed away, we don't know what to do. But the call came from the PMO, said they want to do it in all the things in Delhi. But Dr. Kalam's elder brother requested PM for bring back my brother to Rameshwaram because he is born and brought up here. Immediately, Prime Minister accepted, and they made all the arrangements with the central government and the state government. And he also came down to do all the respect, the last respect for the former President Dr. Kalam. And it's a great moment for us to, when he was sitting with us, the family members, he is consoled his elder brother. So he set a target of within 9 months he wants to construct that memorial. So he was 2017 July 27th he wants to inaugurate the memorial. That work was carried by DRDO, and every month the Prime Minister of India is watching and the progress of the memorial, and also giving a review from this, how far this work is done and how things are going to happen in this. So reviewed every month. And also he committed what he promised in the parliament within 9 months. So inaugurated, he came down to Rameshwaram and the Pekarabu inaugurated at APJ Abdul Kalam National Memorial dedicated to this nation. फिलहाल इतना ही, नमस्कार।